बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून है, दिन है पीर का। 4 मौज़ूआत पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। एक तो ये कि टकराव बड़ा ख़तरनाक हुआ है दो बड़ी ताकतों का। पंजाब में आखिर हो क्या रहा है, गवर्नेंस क्या है और किस तरह से ये जो कहा जाता था मुदाखलत नहीं है, उसके सबूत क्या मिल रहे हैं। मुकाबला हो रहा है इस वक्त पुलिस और पैरा फोर्स में कि कौन आगे है यहाँ पर। लेकिन जो पंजाब हुकूमत या मरीम नवाज सरकार में और ब्यूरोक्रेसी में टकराव है, उसकी हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से एक अबूई मुआहदे की तरफ बढ़ा गया है, अगले 60 दिन अब बात की जाएगी ईरान और अमेरिका के दरमियान। इसमें पाकिस्तान की एक बड़ी फतह हुई है और हर कोई बात कर रहा है फील्ड मार्शल की। और गूगल पर, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की है। तो हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। और इस तकरीब में भी जहाँ पर इस मुआहदे के हवाले से बढ़ा जा रहा था, हर कोई आसिम मुनीर से मिलना चाहता था। तीसरी चीज़ ये है कि अब वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खबरें देने के बारे में जाने जाते हैं, वो भी अब ये कहने लग गए हैं कि जी हाँ, अब मुलाकातें खान से बहाल होने लगी हैं। और ये एक आगाज़ है, जो बातचीत चल रही है, आगे जो कुछ होने वाला है उसके हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त है कि जी मुलाकातें शुरू होने लगी हैं। अब किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आखिर में ये भी एक बात है कि जी जेल जिसने डाला था सबको, अब उसके जेल जाने की बारी आ गई है। ये क्या चक्कर है? सबसे पहले जनाब आगाज करते हैं दो ताकतों के खतरनाक टकराव की। अभी हाल ही में खबर ये सामने आई कि कसूर के बड़े अफसर डीपीओ, उनका भी जनाब तबादला कर दिया गया है। और वजह क्या बनी है? वजह ये बनी, अच्छा इससे पहले हाफिजाबाद के डीपीओ का तबादला हुआ और एक और वजीर साहब वाला मामला वो भी नजर आया, तो वहां भी ब्यूरोक्रेसी के साथ गवर्नमेंट का टकराव हुआ। वजीर माल का सुहेल शौकत भट्ट साहब, उनके कजन्स के घर काउंटर नेकोटिक्स फोर्स, जो पंजाब की अलग से फोर्स बनाई गई है, उसने छापा मारा था। तो उसमें यह हुआ था कि इनके कजन्स को तो छोड़ दिया गया, कोई और 2 लोग थे, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। वीडियो बाकायदा सामने आई थी कि वो काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के साथ वजीर साहब पहुंचकर वहां पर हंगामा आराई कर रहे थे। कार्य सरकार में मुदाखलत थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब ये टकराव नजर आ रहा है। वैसे कहती है ना मरीम साहबा कि मैं मुदाखलत नहीं करती, फलां नहीं करती, ये नहीं करती। नहीं, हाफिजाबाद में भी ये हुआ कि वहां पर जो सियासी कुव्वतें थी वो उन डीपीओ साहब से खुश नहीं थी। फिर वो वॉशरूम का वाकया हो गया कि वहाँ एमपीए के बेटे ने वॉशरूम यूज़ कर लिया डीपीओ का, तो डीपीओ ने कहा गेट लॉस्ट। ये इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हुई। तो उसके बाद डीपीओ का तबादला हुआ, तो बेटे ने फिर एमपीए साहब के कहा कि नाउ यू गेट लॉस्ट। तो यहाँ पर ये हो रहा है। तो कहा गया नहीं नहीं, ये आइसोलेटेड वाक़यात है, अलग से हैं। तो फिर खबर क्या आ गई, अब कसूर से आ गई। इक़दाम कत्ल का मुकदमा था 2 लोगों पर और उनके ताल्लुकात कसूर की ताकतवर शख्सियत, सियासी शख्सियत से या सियासी ताकतवर घराने से निकल आए। अब उन्होंने क्या किया, जो पर्चा था उसको चेंज करवाया। ठीक है, जब चेंज करवाया तो जिन लोगों ने पर्चा दर्ज करवाया हुआ था वो आला अफसरान के पास, डीपीओ वगैरह के पास चले गए। तो जब वो डीपीओ के पास चले गए तो इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में पता लगा कि हाँ, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये जो भी रीजन थी उसकी वजह से ये सारा केस खराब किया गया और वो दोनों कसूरवार थे। इक़दाम कत्ल के जो मुलजिम थे उनके खिलाफ मुकदमा बनता था। अब वो इंस्पेक्टर और डीपीओ, डीएसपी, उसके खिलाफ डीपीओ ने कार्रवाई कर दी, उनको मुअत्तल शुअत्तल कर दिया और इस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई की कि तुमने केस क्यों खराब किया है। जो लोग मुलजिम थे इक़दाम कत्ल के, तुमने किस तरह से उनको केस में से निकालने की कोशिश की, उनको बरी करने की कोशिश की, उनको छोड़ने की कोशिश की। जब ये सारा मामला, फिर वही सियासी खानदान ने पहले फोन शोन कराया होगा, इंस्पेक्टर ने भी सुन लिया, डीएसपी ने भी सुन लिया। उन्होंने कहा जी हमने आपके कहने पर ये किया था, आपके बंदे छोड़े थे। ये तो डीपीओ साहब ने तो उल्टा हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी है। तो फिर उस डीपीओ की छुट्टी करवा दी गई। ये हो रहा है जी पंजाब में, ये सूरत हाल है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, ये जो कहा जाता है जी हम कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं करते, ये सब ऐसे ही है। अब तो ये हाल हो गया है, लोग कह रहे हैं कि जी पंजाब पुलिस है या पैरा फोर्स, इनके दरमियान मुकाबला है कि कौन ज़्यादा दिहाड़ियाँ लगाता है। बागवानपुरा के इलाके के ताजर रो रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमसे रिश्वत तलब की जाती है, नहीं देते तो दुकानें बंद कर दी जाती हैं, मसाइल हमारे लिए खड़े किए जाते हैं। ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। और अंदाज़ा लगाइए कि ये हुकूमत के अपने वजीर के चैनल, उनकी तरफ से ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं।
मुख्तलिफ चैनल्स पर, अंदाज़ा लगाइए क्या कह रहे हैं जी। अहलकार दुकानों से सामान उठाकर ले जाते हैं, ताजिर बिरादरी कह रही है कानून सिर्फ गरीब के लिए है। सदर बागवानपुरा मार्केट, पैसे ना देने पर भारी जुर्माने किए जाते हैं। बागवानपुरा बाजार में पैरा फोर्स की जानिब से रिश्वत के इल्ज़ाम आ रहे हैं। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि जी कौन सी फोर्स, पुलिस फोर्स है या पैरा फोर्स है, कौन ज़्यादा तेज़ चल रहा है। जो टकराव की मैंने बात करनी थी वो है ब्यूरोक्रेसी, खासतौर पे पुलिस और मरीम सरकार, इसके दरमियान एक टकराव है। अब ये तो मैंने आपसे खबर शेयर की है और ये बड़ा ख़तरनाक टकराव है, लेकिन मुझे लगता है, ये मेरा तज्जिया है कि जब मैं आप तक ये खबरें पहुंचा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास ये खबरें नहीं होंगी। और ये फाइलों के ज़रिए एक पुलंदा तैयार हो रहा है, चाहे वो सीसीडी की सूरत में हो। आपने देख लिया अभी ऑस्ट्रेलिया की नेशनल एक बच्ची की जिस तरह हलाकत होती है, उसके बाद क्या हुआ है। तो जो पाकिस्तानी बच्चियां मारी गई हैं या पाकिस्तानी कई लोग मारे गए हैं इस तरह पुलिस मुकाबलों में, कहीं ना कहीं वो केस खुल गए तो वो भी काफ़ी हो सकते हैं। और ये जो ब्यूरोक्रेसी में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चल रहा है, ये भी चीज़ें बनेंगी और ये चार्जशीट पूरी तरह तैयार हो रही है। और शायद इसीलिए फिर अब ये जुमला आ गया है कि जी जो जेल में डाल रहा था अब उसके जेल जाने की बारी आ गई है। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। अब ये देखिए, मोहम्मद उमैर ये बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, कह रहे हैं आंधी के बायस नवाज शरीफ समेत दीगर लीगी अहदेदारों की तस्वीर वाली फ्लैक्स फटने पर हासिलपुर तहसील इंतजामिया ने दुकानें सील कर दी। दुकानें पठान भाइयों की थीं, इंतजामिया ने कहा कि तुम लोगों ने खुद फाड़ी हैं। अंदाज़ा लगाइए, यहाँ तो हुक्मरान ख़ानदान की फ्लैक्स फट जाए तो मुकदमे होते हैं। अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ यही नहीं है, यहाँ तो हुकूमती शख्सियात के खिलाफ नाबजेबा गुफ्तगू, रहीम यार खान पुलिस ने शहरी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि कानून के मुताबिक पीका एक्ट के तहत पुलिस मुकदमा ही नहीं दर्ज कर सकती। पीका एक्ट में पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर सकती, लेकिन यहाँ आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। और ये जो कुछ किया जा रहा है, इसकी वजह से जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी बदनामी हो रही है। और तभी फिर इस्टेब्लिशमेंट अब फाइलें तैयार कर रही है और वो कह रही है कि जी ये क्या बनना है, कभी ना कभी तो वक्त आना है। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस को 200 अरब रुपए के फंड्स दिए जा रहे हैं बजट में, 200 अरब रुपए, जिसमें 11 अरब रुपए तो सिर्फ पेट्रोल के लिए हैं। जबकि किसी का भी पुलिस से वास्ता पड़े तो वो जानता है कि पुलिस कहती है जी पेट्रोल हमें डलवा दो, कहीं आना जाना है, मुलजिम पकड़ने जाना है, कुछ भी करने जाना है, तो पेट्रोल तो हमारे पास होता नहीं है। 11 अरब रुपए पेट्रोल के लिए हैं सिर्फ, और बाकी 200 अरब रुपए का बजट है पुलिस का। ये है जी पंजाब पुलिस की सूरत हाल। और बाकी तो टकराव जो चल रहा है वो चल रहा है। अब आ जाइए खान साहब पर कि 3 महीने की बात क्यों की जा रही है और मुलाकातें किस तरह से शुरू होने लगी हैं, ये सब क्या है। उससे पहले मैं मुख्तसर अर्ज़ कर दूं, क्योंकि इस पर हमने आगे शायद अगर वक्त हुआ तो ईरान के बारे में तफसील से बात करेंगे। एक तो ये जी, ग्लोबल मॉनिटर कह रहा है ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर, पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्रॉसेस 100 मिलियन सर्चेज ऑन गूगल इन पास्ट 4 आवर्स। सिर्फ 4 घंटे में 10 करोड़ से ज़्यादा दफ़ा तलाश किया गया गूगल पर आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल को, 10 करोड़ से ज़्यादा दफ़ा। अच्छा, इसी तरह ये तो ग्लोबल मॉनिटर है ना, एक और जगह पर ब्रेकिंग बताई जा रही है कि जी पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्रॉसेस 20 मिलियन सर्चेस। तो ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, ख़ासतौर पर गूगल पर 4 घंटे में 10 करोड़, और ये काफ़ी घंटे पहले की बात है उस वक्त, अब पता नहीं कितना होगा। तो हर कोई जनाब तलाश कर रहा है आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल को, और वहाँ भी वीडियोज़ जो आई हैं तो जेडी मैंस की तवज्जो भी आसिम मुनीर की तरफ थी। आसिम मुनीर की इन्होंने तारीफ़ की, फील्ड मार्शल की। और एक वीडियो वो भी आ रही है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जब अचानक सब परेशान हो गए थे कि ईरान का वफ्द चला गया और उन्होंने मुज़ाकरात का बायकॉट कर दिया कि ट्रंप अब भी मुतराज़ा बयान दे रहे हैं कि जी हम ईरान पर कब्ज़ा कर लेंगे, 6 महीने बाद मेरी मर्ज़ी है, बल्कि 60 दिन बाद, 60 दिन बाद मेरी मर्ज़ी है, माहदा उस वक्त तक है, उसके बाद मैं जो मर्ज़ी करूँ, और लबनान में कंट्रोल करे हिज़्बुल्लाह को ईरान, वरना नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ये है वो है। तो जब ये बातें हुई तो ईरान ने कहा एक तरफ मुज़ाकरात और यहाँ पे कर रहे हैं, तो वफ्द ही चला गया। खैर फिर दोबारा मुज़ाकरात हुए। तो जब ये वफ्द चला गया तो उस वक्त जेडी वैंस परेशान हुए। एक वीडियो आई हुई है और जेडी वैंस फिर चल कर आते हैं, वो कोशिश तो ही करते हैं क्योंकि हर तरफ मीडिया कैमरे हैं, लाइव कवरेज चल रही है, सब खड़े हैं। तो जेडी वैंस आते हैं और किससे आकर मिलते हैं, वो भी तलाश कर रहे थे फील्ड मार्शल को ही।
शहबाज शरीफ साहब भी वहां खड़े थे, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। शहबाज शरीफ सुनने लग गए बड़े परेशान होकर, और चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई, क्योंकि जाहिर है कि उस वक्त जेडी वैंस बता रहे होंगे कि जी ये गए हैं, ये आवाज़ है, कैसे करना है वो, तो फील्ड मार्शल से वो बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर जिस तरह तारीफ़ भी कर दी जेडी वैंस ने, नायब सदर अमेरिका के, कि जी 3 महीने में सबसे ज़्यादा जिस शख्स से मैंने बात की है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, और ये आर्मी पर्सनल होने के अलावा ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं, और मैंने अपनी अहलिया के अलावा, यानी वो इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, भारत से, और पाकिस्तानी आसिम मुनीर हैं, ये 2 लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ये 2। तो ये भी उन्होंने बात की। अच्छा जी, अब आ जाइए खान साहब के हवाले से। एक तो कल की कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ नौजवान हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं, कि जो मोटरसाइकिल पर रैली की सूरत में ज़मान पार्क पहुँचे और एक प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया। अब ये साबित करता है कि जितना भी जुल्म जबर हो जाए, लोग इमरान खान से पीछे नहीं हट रहे, वोट सपोर्ट उनके साथ है। अब या तो मुल्क में आप ये तब्दीली ले आए ना कि जी आइन और कानून बिल्कुल ही ख़त्म है और फैसले अब सड़कों पर होने हैं, और जो भी अवाम है ज़ोर ज़बरदस्ती फॉर्म 47 के ज़रिए चलेगा काम, तो वो तो और बात है। जब बात ही वोट के ज़रिए है, लोगों ने अपना फ़ैसला सुना दिया था, वो नहीं माना गया, तो जो मर्ज़ी होता चला जाए, लोगों को धोखा दिया गया है, लोगों के साथ एक फ्रॉड हुआ है, एक अहद शिकनी की गई है, तो उसका एक अलग दुख होता है कि जिसको हमने वोट दिया उसको तो इक़्तिदार नहीं दिया गया, तो वो एक लावा पकता चला जाता है। आप उसको दबा सकते हैं, आप जबर कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा करेंगे, जब भी लोगों को मौका मिला, वो उतनी ज़्यादा रिएक्शन के साथ निकलेंगे। अब कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो है, लिहाजा अब इस्टेब्लिशमेंट की खबरें देने वाले भी सामने आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी खान साहब से मुलाकातें तो शुरू होने लगी हैं, और जो पहले कहते थे जी डन एंड डस्टिस या जो भी, कि ख़त्म शुद और फलां और ये और वो, कुछ भी नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं, और तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, ये सब कुछ। अब उन्होंने कहा कि जी हम तस्दीक कर लेते हैं, हम तक अब ये खबरें आ गई हैं कि मुलाकातें दोबारा शुरू होने लगी हैं, और उसमें ग़ालिबन पहले फ़ैमिली की मुलाकातें होंगी, जिसमें फ़ैमिली में ज़ाहिर बहनें हैं, और उसके बाद फिर पॉलिटिकल लीडरशिप या वकला से मुलाकातें होंगी। तो मेरा भी यही ख्याल है कि पहले फ़ैमिली से, बहनों से, फिर वकला, और उसके बाद शायद पॉलिटिकल लीडरशिप आएगी। कहा यह जा रहा है, शर्त यह है कि जी सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। जबकि फवाद चौधरी का बयान ये कोट हो रहा है कि वो कहते हैं जी फैसल वाडा हों, बैरिस्टर सैफ हों, महमूद मौलवी हों, तो इनके इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित हैं, इनको आगे किया जाए, इनसे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बात करे, तो 3 महीने के अंदर अंदर रास्ता निकल आएगा, 3 महीने के अंदर अंदर चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी, फवाद चौधरी कह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इन लोगों को क्या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो छोड़िए, क्या कारकुन कबूल करेंगे? मसला ये है कि जो छोड़कर चले गए थे, या जो अब नज़र आ रहा है कि मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया, अब देखा कि IPP में भी कोई बात नहीं बनी और उसका कोई फ्यूचर नहीं है, जब तक छतरी है जिस तरह से नून लीग के ऊपर है तभी तक अब इनका वजूद है, इसी तरह IPP है, तो वो बात नहीं है। तो कुछ तो वहीं पर रह गए हैं जिन्होंने आगे उस तरह पॉलिटिक्स नहीं करनी, या उस तरह पॉलिटिक्स में थे नहीं, उन्होंने सोच लिया हुआ है। तो जिन्होंने आगे पॉलिटिक्स जारी रखनी है, तो उनको यह है कि आवाम के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होगी, कोई वक्त तो बदलता है। तो लिहाजा अब ये भी मुश्किल है कि PTI की लीडरशिप इस तरह का कोई फैसला करती है। हाँ, खान साहब से मुलाकात हो और फिर कोई चीज़ सामने आए तो अलग बात है, क्योंकि अब तो ये खबरें भी है ना, खान साहब डायरेक्ट भी बातचीत कर रहे हैं, और बाकी उन्होंने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो बातचीत करें, तो वो देखते हैं उनकी तरफ से क्या होता है। बाकी बैरिस्टर गौर तो ये कह रहे हैं कि जी हाँ जी मुज़ाकरात की पेशकश है, लेकिन अभी आगाज़ नहीं हुआ मुज़ाकरात का, तो ये बातें चल रही हैं। अब आ जाइए जेल की तरफ, चूँकि अरसे के बाद अली मीन गंडापुर ने असम्बली के अंदर बहुत ही धुआंधार खिताब कर डाला है, और बहुत सी बातें उन्होंने की हैं फ़ंड्स की, कि जी ना विफाक में, ना पंजाब में, दीगर सूबों में अपोजिशन के लोगों को फ़ंड्स नहीं दिए जाते, तो हम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों दें। फिर उन्होंने कहा हम सब नौकर हैं, ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, जो अहकामात आ जाते हैं हम उस पर अमल करते हैं, और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सबसे ख़ास बात इन्होंने की, क्योंकि अली मीन गंडापुर भी उन लोगों में है कि जिनके इस्टेब्लिशमेंट से निस्बतन बेहतर ताल्लुकात थे या हैं भी, PTI के लोगों में अगर कर लें, कुछ ना कुछ
इतने तो है ना, बातचीत हो सकती है, पैगाम रसानी हो सकती है। क्योंकि ये तो जब औकात नहीं भी होते थे मुलाकात के, तब भी गंडापुर जाकर मुलाकात कर लिया करते थे, और एहतजाज जैसा भी है, जो भी है, पहुंचा तो देते थे वहाँ, लेकिन उसके बाद इधर उधर भी हो जाते थे आखिर में। और फिर KP हाउस से किस तरह से वो दोबारा पहुँच गए थे खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद से पता नहीं कहाँ से होते हुए, वो सब भी चीज़ें हैं। लेकिन कई घंटे की खान साहब से मुलाकात हो जाया करती थी। फिर ये भी खबर आई कि एक वक्त में खान साहब ने, मतलब जिस तरह होता है, जूता उतार लिया या मारने लगे थे गंडापुर को, जब ये एक फ़ाइनल डील ऑफ़र लेकर आए थे, और वो यही थी कि बनी गाला में खामोश होकर बैठ जाए इस तरह से। तो मकसद कहने का ये है कि गंडापुर साहब की बातचीत तो है, तो इनको इन्फॉर्मेशन तो है, ऐसा तो नहीं है। तो गंडापुर का असेंबली में खड़े होकर ये कहना कि जी बस कर दें, हमारे बंदे इतने पकड़े हैं, इतना तशद्दुद किया है, इतने लोग जेल में डाले हैं, बस कर दें, चूँकि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, फिर आपकी बारी आ जाएगी, जब हमें मौका मिलेगा हम आपके बंदों को पकड़ेंगे, आप लोगों को जेल में डालेंगे, सब कुछ होगा, तो बस कर दें। क्योंकि अब तो ये जुमला असल है गंडापुर का कि जिसने सबको जेल में डाला था अब तो वो जेल जाने वाला है, ये गंडापुर कह रहे हैं। तो ये बड़ा अहम है और इसको सारे हाईलाइट कर रहे हैं। जिस तरह होता है ना, उसमें से सारी तकरीर की अहम तरीन बात ये थी कि जिसने सबको जेल में डाला अब उसके जेल जाने की बारी है। तो क्या चीज़ें बदल रही हैं, कुछ होने वाला है। बाज़ का तो होता है कि ऊपर ऊपर आपको समंदर के बिल्कुल चीज़ें स्मूथ नज़र आ रही होती है, नीचे से तूफ़ान उठ रहा होता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और चीज़ें अब वैसे तो ईरान वाले मामले में सेटल हो रही हैं, लेकिन अभी भी खदशात अपनी जगह पर हैं कि पता नहीं क्या हो जाए। तो हमारी इकॉनमी इस वक्त बड़ी कमज़ोर सतह पर खड़ी है। मसला हमारा ये है, और इस बजट के बाद भी आगे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा तरक्की का, खुशहाली का, बेहतरी का। ये सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज बना हुआ है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है पाकिस्तान का। अब देखिए ना, दीपक करवानी जो कि मशहूर मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं, उनकी एक क्लिप वायरल हो रहा है। वो कहते हैं जी IMF के लोग जब आते हैं ना, उन्होंने ठीक है घड़ियाँ, लिबास उनका ठीक होता है, अच्छा, लेकिन ये नहीं होता कि करोड़ रुपए की घड़ियाँ पहनी हो और इस तरह का लिबास हो। हमारे जो उनसे नेगोशिएट करने जाते हैं, उनकी घड़ियाँ देखें, उनके जूते देखें, उनका लिबास देखें, तो जो कर्ज़ ले रहा है उसका अंदाज़ और वो देखें, और जो दे रहा है उसको देखें। तो ये तो हाल है हमारा। तो अशराफिया वहाँ बैठी होती है और कर्ज़ लेते हैं, उन्होंने लुटाना तो होता नहीं, अवाम ने लुटाना होता है। तो इसी तरह ये मईशत चलाई जा रही है। अब ये एक बहुत 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 बड़ा मसला बना हुआ है कि मईशत नहीं चल रही। असल चैलेंज इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मईशत है। बाकी ईरान के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, हौसला अफजा खबरें हैं। हतमी माहिदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर हो गया है। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक हो गया है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामी भी जारी कर दिया गया है। इसमें यह भी है कि एक कमेटी देखेगी, फोर्सी करेगी कि लबनान में हालात कंट्रोल रहें। तो 60 दिन का रोड मैप है, इसमें चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और अब पाकिस्तान और कतर की सालसी में मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। ईरान को कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए जाएंगे, नाकाबंदी भी उठा ली जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ये अब पोस्ट की है कि एक तो अब हमें तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात की एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल जाएगी, वो पाबंदियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और हमारे कुछ मुंजमद असासे वो भी बहाल कर दिए जाएंगे। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कुछ तो मिलेंगे। बाकी मामला साथ साथ चलेंगे 60 दिन में, जैसे से आगे चीज़ें होंगी। ट्रंप शिकवा करते नजर आ रहे हैं अपने इत्तेहादियों से। वो कहते हैं हम पर आजमाइश आई तो आप नहीं थे। ये इटली और नेटो इत्तेहादियों पर तनकीद की है, यानी ईरान जंग में आपने हमारा साथ नहीं दिया। इटली क्या, नेटो इत्तेहादी क्या, सब साथ छोड़ गया अमेरिका का। स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। ईरान ने कहा है कि अब एक इनिशियल चीज़ आ गई है, 60 दिन में तकनीकी टीमें चीज़ें देखती रहेंगी, करती रहेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी बढ़ा जाएगा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मज़ीद कमी हो गई है। तो अब क्या पाकिस्तान में उसी तरह रिलीफ पहुंचाया जाएगा? क्योंकि एक वक्त में मैं आपको बताऊं कि ये कीमतें $100 से ऊपर चली गई थी, अभी $80 के करीब हैं, और ये अभी और नीचे आ सकती हैं, और नीचे आ सकती हैं। तो अगर हुकूमत टैक्स में कुछ कमी ले आए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आवाम को, लेकिन पता नहीं ऐसा किया जाएगा नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी जारी है। जनूबी
लेबनान में सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखने का ऐलान कर दिया उन्होंने। अब जब इस तरह की बातें करेंगे नेतन्याहू तो फिर मुआहदे के लिए मुश्किलात तो होंगी। ये असल मसला है जो बदएतमादी है और इसराइल की मुसलसल कोशिश साबोटाज करने की, ये हालात को कभी भी ख़राब कर सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।